नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंचल पर इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में पूरा होने के बाद जैसे ही महाराष्ट्र घुसने वाली थी वैसे ही शाम को कोर्ट की तरफ से दो ऐसे फैसले आए हैं जिसकी जमकर आलोचना की जा रही है। दोस्तों आपको बताएंगे कांग्रेस पार्टी इस पर क्या एक्शन लेने वाली है, बड़ी जानकारी दी गई है। वहीं पर महाराष्ट्र में घुसते ही राहुल गांधी के साथ में एक और विपक्ष के युवा नेता राहुल गांधी के साथ में पदयात्रा करते दिखाई देंगे। दोस्तों बताएंगे उनका नाम और इसी के साथ में हिमाचल प्रदेश के अंदर बीजेपी की लुटिया डूब चुकी है, ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि पत्रकारों की तरफ से संकेत मिलने लगे हैं। बताएंगे आपको वरिष्ठ पत्रकार ने हिमाचल प्रदेश को लेकर बड़ा संकेत दिया है। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर गुजरात के मोरबी पुल हादसे को लेकर हाईकोर्ट ने लिया है स्वतः संज्ञान। बीजेपी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई है और गुजरात के अंदर भी एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी में कई सारे लोग शामिल हुए। दोस्तों इसके बारे में पूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। वहीं पर गुजरात चुनाव में कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटजी को साइलेंट किलर स्ट्रेटजी क्यों कहा जा रहा है, दोस्तों इसकी अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। वहीं आपको बताएंगे बीजेपी और उसके सहयोगी दल के पंचायत चुनाव में किसान करेंगे बड़ा विरोध, इसका ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी अपडेट की तरफ सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी को कई सारे राज्यों के अंदर मजबूत कर सकती है और कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव परिवर्तन की ओर देख रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में पूरा होने के बाद अब महाराष्ट्र में एंटर कर चुकी है। दोस्तों देर रात ये यात्रा महाराष्ट्र पहुंच चुकी है और ऐसे में आज सुबह इसका भव्य स्वागत होगा। इसके लिए कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने जमकर तैयारी कर रखी है। दोस्तों देखते हैं किस तरीके से भव्य स्वागत महाराष्ट्र में किया जाता है। लेकिन बड़ी अपडेट ये है कि जैसे ही कांग्रेस पार्टी की यात्रा महाराष्ट्र में घुसी वैसे ही कॉपीराइट एक्ट मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी पर बड़ी कार्रवाई की गई है। दोस्तों उनके दो बड़े अकाउंट को बैन करने के लिए कोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े ट्विटर हैंडल उनके ऑफिशियल साइट को बैन करने के साथ साथ भारत जोड़ो यात्रा के भी ऑफिशियल साइट को बैन करने के आदेश जारी किए हैं। जिसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक और ट्वीट किया गया दोस्तों, जिसमें कहा गया है कि हमें सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि बेंगलोर की कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के हैंडल को बंद करने की बात कही है, बैन करने की बात कही है। हम इस पर कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं, हम अपनी तरीके से कार्रवाई करेंगे। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी इस मामले पर कोर्ट में चुनौती देना चाहती है। दोस्तों देखते हैं क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन इस तरीके से बैन किए जाने के आदेश जारी करने के बाद जबरदस्त तरीके की राजनीति देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार तरीके से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दोस्तों वहीं आपको बता दें कि आदित्य ठाकरे राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रहे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पद यात्रा करते दिखाई दे सकते हैं। कांग्रेस पार्टी इसको लेकर भी पूरी तैयार हो चुकी है। आपको बता दें कि शिवसेना के नेता सचिन आहिर की तरफ से जानकारी देते हुए कहा गया है कि आदित्य ठाकरे मराठवाड़ा क्षेत्र का दौरा करेंगे और कांग्रेस पार्टी की यात्रा यहीं पर निकलने वाली है। और इस दौरान दोनों एक ही क्षेत्र में क्योंकि यात्रा कर रहे हैं, तो आदित्य ठाकरे हो सकता है कि इसमें पदयात्रा में शामिल होते दिखाई दें। और क्योंकि राहुल गांधी की ये पदयात्रा लगातार महाराष्ट्र से होकर गुजरेगी दोस्तों, और तकरीबन 14 दिनों तक ये यात्रा महाराष्ट्र में रहेगी। 15 विधानसभा क्षेत्र और 6 संसदीय क्षेत्र से यात्रा निकलकर गुजरने वाली है और इसीलिए आदित्य ठाकरे राहुल गांधी के साथ में दिखाई पड़ सकते हैं दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी कई सारी रैलियों का आयोजन इसी राज्य के अंदर करने जा रही है और इस दौरान महागठबंधन के और भी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे से लेकर एनसीपी के नेता पवार भी मौजूद रहेंगे। दोस्तों दोनों की हाजिरी देखने को मिलेगी। आगे आने वाले दिनों के अंदर सारी बड़ी अपडेट आप तक इस मामले को लेकर पहुंचाते रहेंगे। आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट का, जहां पर क्या हिमाचल प्रदेश के अंदर बीजेपी का किला ढह चुका है। दोस्तों ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि वरिष्ठ पत्रकारों के बातचीत में ये संकेत सामने आने लगे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जहां पर एक और भारत जोड़ो यात्रा को संबोधित कर रहे हैं, तो दूसरी ओर प्रियंका गांधी और सचिन पायलट ने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी संभाल रखी है। प्रियंका गांधी केवल एक रैली करती है, लेकिन भव्य रैली करके कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का पूरा प्रयास करती है। लेकिन दूसरी ओर सचिन पायलट कम से कम 5-6 रैलियों को संबोधित करते हुए पार्टी कैंडिडेट के समर्थन में वोट की अपील करते हैं। शिमला जिले के जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रोहित ठाकुर के समर्थन में आयोजित की गई जनसभा के दौरान जबरदस्त जन सैलाब देखने को मिला। बड़ी बात यह रही कि सचिन पायलट से मुलाकात करने के लिए भारी संख्या में लोग वहां मौजूद रहे और सभी ने सचिन पायलट की बातों को बड़े ध्यान से सुना है। और इसी दौरान प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश के ऊना के अंदर जनसभा को संबोधित करती नजर आई, जहां पर वो बोली कि हिमाचल में सरकार नहीं बदली तो आपको एक बार फिर से 5 साल अपने पुराने दिनों को गुजारना पड़ेगा, पुराने कष्टों को झेलना पड़ेगा। इस बार आप सरकार बदलिए, अपना रिवाज नहीं बल्कि राज बदलिए। उन्होंने यहीं से जनता से अपील की है दोस्तों और पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर एक मैसेज पहुंचाया है। बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी के साथ साथ सचिन पायलट की जनसभा में भी जबरदस्त जन समर्थन देखने को मिल रहा है। वहीं आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकारों के कॉन्वर्सेशन में भी कुल मिलाकर अब कांग्रेस पार्टी की चर्चाएं होनी शुरू हो गई है दोस्तों। बड़ी बात यह है कि न्यूज 24 के एग्जीक्यूटिव एडिटर सुकेश रंजन की तरफ से एक ट्वीट किया गया है। इस ट्वीट के अंदर दोस्तों जो उन्होंने बातें कही है उससे आप समझ सकते हैं कि पत्रकारों के एनालिसिस में क्या चल रहा है, हिमाचल प्रदेश का क्या रिजल्ट हो सकता है। सुकेश रंजन ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कुछ मित्र हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। मैंने आज पूछा कि क्या हाल है वहाँ पर, बोले एक लाइन में समझिए, मोदी जी बीजेपी को बचा ले तो बचा ले। यानी हिमाचल प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकार कह रहे हैं कि मोदी जी बीजेपी को बचा ले तो बचा ले। यानी दोस्तों इस टोन से साफ समझ में आता है दोस्तों
कि नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसके अपने नेताओं के हाथ से ही पूरा चुनाव निकल चुका है। और दोस्तों, वरिष्ठ प्रवक्ता और एडिटर की तरफ से ये जो बातें कही गई है, साफ तौर पर हिमाचल प्रदेश के अंदर बीजेपी के किले ढहने के संकेत है। ऐसे में दोस्तों दो चीजें हैं जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले, कांग्रेस पार्टी ने जो ओपीएस लागू करने का वादा किया था, उसे लेकर पहले बीजेपी ने कहीं पर कोई शिकायत नहीं की, लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आए वैसे ही वो इलेक्शन कमीशन पहुंचे और उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कई कर्मचारी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो बीजेपी को वहां भी अपना नुकसान समझ में आने लगा। और दूसरी बात यह रही कि प्रधानमंत्री मोदी के माध्यम से बागियों को मनाने की कोशिश की गई है, तो बीजेपी का चुनाव पूरी तरीके से फंस चुका है। दोस्तों, इन दोनों खबरों से ही इसके संकेत मिलने लगे हैं दोस्तों। और पत्रकार भी ग्राउंड रिपोर्ट अगर ऐसी भेज रहे हैं तो आप लोग समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर हिमाचल प्रदेश क्या रिजल्ट देने वाला है। आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। और ये खबर अगर आपको पसंद आई है तो अपने लोगों तक शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर गुजरात के दौरे पर पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर फिर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा गुजरात मॉडल की बातें करती थी, कहां है उनका गुजरात मॉडल। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात मॉडल की बात क्यों नहीं करते, क्या उनका ये गुजरात मॉडल फेल हो चुका है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि गुजरात में जैसे ही चुनाव का ऐलान किया गया, वैसे ही राज्य के अंदर बीजेपी सरकार के पास कोई शक्तियां नहीं है, यानी चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास सारी पावर है। और ऐसे में मोरबी पुल हादसे मामले को लेकर एक बड़ा मामला सामने है दोस्तों। गुजरात के हाई कोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है, यानी अपने आप इस मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने जानकारी इकट्ठा की है दोस्तों। उन्होंने बीजेपी सरकार से रिपोर्ट मांगी है। उन्हें पूछा गया है कि बताइए कि इस पूरे मामले में क्या हुआ, क्या एक्शन लिया गया और किस तरीके से घटना हुई, और इस पूरे मामले पर पूरी डिटेल में जानकारी मांगी गई है दोस्तों। मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एजे शास्त्री ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका पर ये कार्रवाई की है। कुल मिलाकर भाजपा सरकार को 14 नवंबर तक का समय दिया गया है, रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया है। और जैसे ही सरकार रिपोर्ट दाखिल करेगी, उसके बाद ये रिपोर्ट जनता के बीच में ही पहुंचेगी वो रिपोर्ट दोस्तों। उसके बाद जो जानकारी उस रिपोर्ट में दी गई होगी, उस पर जरूर राजनीति होगी। और आने वाले दिनों के अंदर ये मोरबी पुल का मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ने वाला है। देखते हैं आगे आने वाले दिनों के अंदर किस तरीके की राजनीति होती है दोस्तों। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट का, जहां पर कांग्रेस पार्टी को बिहार में सपोर्ट कर रही जनता दल यूनाइटेड ने हिमाचल प्रदेश में भी सपोर्ट करने का ऐलान किया है। हिमाचल प्रदेश पहुंचे कांग्रेस पार्टी के सहयोगी पार्टी जेडीयू के नेता केसी त्यागी बोले, कहा पहाड़ पर कांग्रेस पार्टी की जीत खोलेगी दिल्ली के लोकसभा चुनाव के दरवाजे, हमारी एकता और ज्यादा मजबूत होगी। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश को लेकर ये बड़ी जानकारी दी गई है दोस्तों। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट का, जहां पर गुजरात के अंदर भी एक के बाद एक नेता कांग्रेस पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं। वालसाड़ जिले के धर्मपुर तालुक के पंचायत के निर्दलीय उम्मीदवार कल्पेश पटेल ने अपने साथ में कई और नेताओं को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कराई है। आपको बता दें कि धर्मपुर तालुक से कांग्रेस पार्टी की कमान अल्पेश पटेल के हाथ में है, जिनके समर्थन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है दोस्तों। धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी की परिवर्तन यात्रा लोगों को एकजुट कर पा रही है। और एक और बड़ी अपडेट की माने तो गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी के सैटेलाइट प्रचार के बाद अब कांग्रेस की रणनीति को एक और टर्म दिया गया है दोस्तों। इस टर्म्स में कांग्रेस पार्टी के प्रचार को साइलेंट किलर कहा गया है। आपको बता दें कि एपी न्यूज के रिपोर्ट में ये टर्म यूज किया गया है कांग्रेस पार्टी के प्रचार को लेकर। दरअसल कांग्रेस पार्टी के युवा नेताओं को नेटवर्क बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन नेताओं को पार्टी की ओर से डेटाबेस तैयार करने के लिए कहा गया। ये टीम फोन करके पार्टी कार्यकर्ताओं को काम करने के लिए तैयार करते हैं, और उसके बाद अगर वो काम करने को तैयार हो जाते हैं तो उनसे 5-5 और लोगों को जोड़ने के लिए कहा जाता है। इसके साथ ही इसी साल अगस्त के महीने में कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनावी रथ भी रवाना हो चुकी है, और उसकी सभाएं लगातार जबरदस्त रिस्पॉन्स इकट्ठा कर रही है दोस्तों। वहीं पर इन रथों के कारण कांग्रेस पार्टी जनता से सीधे संपर्क साध पा रही है। और इस दौरान जनता को ये संदेश दिया जा रहा है कि आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने विकास में योगदान देने के लिए क्या कुछ किया है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने राज्य के अंदर परिवर्तन संकल्प यात्रा अलग से निकाल रखी है, जिसमें नेता कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की इस रणनीति पर प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को आगाह किया था। उन्होंने वल्लभ विधान नगर में आयोजित एक रैली में कहा था कि वे यानी कांग्रेस पार्टी के नेता खबरों में नहीं दिख रहे हैं, ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ना ही भाषण दे रहे हैं, इसलिए ना भ्रमित हो। ये कांग्रेस के लोग बोल नहीं रहे हैं, लेकिन गाँव तक पहुँच रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा था कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने की जरूरत है, इसका मुकाबला करने की जरूरत है। इस तथ्य के आधार पर उसका आकलन नहीं करे कि कांग्रेस पार्टी जनसभाएं, मीडिया संवाददाताओं को सम्मेलन नहीं कर रही है या बयान नहीं दे रही है। पीएम ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को सैटेलाइट प्रचार से सचेत रहने के लिए कहा था। और ऐसे में दोस्तों ऊपर की सभी बातों से एक सच्चाई कांग्रेस पार्टी के सामने है कि वास्तव में गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 का कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। 1985 के बाद पिछले विधानसभाओं में कभी भी कांग्रेस पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी इस बार कुछ लेवल की राजनीति कर रही है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के इस सैटेलाइट प्रचार को ये जो टर्म दिया गया है जिसे साइलेंट किलर कहा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं सच हो सकता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट का, जहां पर कांग्रेस पार्टी के साइलेंट किलर वाले रणनीति को लेकर दोस्तों बड़ी अपडेट ये है कि कांग्रेस पार्टी की सभाओं को किस तरीके से समर्थन मिल रहा है, उसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं। भिलोड़ के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता जगदीश ठाकुर नुक्कड़ सभा को संबोधित करते दिखाई दिए, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। वहीं पर दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी रात के अंदर डेसर विधानसभा में जनसभा
को संबोधित करते दिखाई दिए थे। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि सारे बड़े नेताओं को दिन रात काम पर लगाना है दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि दिन रात कांग्रेस पार्टी के लोग काम भी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री हो या फिर छोटे मोटे नेता, सभी के सभी अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से अपने बूथों को मजबूत किया जा रहा है दोस्तों। इस पर आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट का, जहां पर अंबाला में पंचायत चुनाव के माध्यम से बीजेपी अपनी शक्ति दिखाना चाहती है, लेकिन उसके लिए भारतीय किसान यूनियन नया संकट लेकर आने वाला है। बीकेयू ने ऐलान किया है कि बीजेपी और जननायक जनता पार्टी प्रत्याशियों का विरोध करेंगे। हरियाणा के अंबाला से ये बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर 9 नवंबर को जिला परिषद और ब्लॉक समिति का चुनाव है और इस चुनाव के अंदर बीजेपी का विरोध करने का ऐलान किया गया है दोस्तों। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के इस ऐलान के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी को काफी फर्क पड़ेगा, क्योंकि पंचायत के चुनाव में ज्यादातर पंचायत पर किसानों का दबदबा है दोस्तों। और देखते हैं किस तरीके का रिजल्ट निकल कर सामने आता है। वहीं पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा है। यानी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के वादे से तो बीजेपी परेशानी थी, अब केंद्र के अंदर भी उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र सरकार के कर्मचारी भी पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग कर रहे हैं और कैबिनेट सचिव को पत्र भी लिख रहे हैं। इस पत्र पर दोस्तों आपका क्या कुछ मानना है लिखकर जरूर बताएगा, कैसे आप इसको इंटरप्रिटेशन करते हैं। एक और बड़ी खबर की माने तो पंजाब के किसान गुजरात की ओर जाकर आम आदमी पार्टी के झूठे वादे को पूरी तरीके से एक्सपोज करेंगे। पंजाब से कई सारी गाड़ियां किसानों की भरकर गुजरात की ओर निकल चुकी है, तो एक ओर से हरियाणा में बीजेपी सरकार का विरोध किसान कर रहे हैं और दूसरी ओर अब गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी के वादे की पोल खोलने के लिए किसान पंजाब से गुजरात पहुंच रहे हैं दोस्तों। आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट का, जहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जहां जहां प्रचार करने के लिए जा रहे थे, वहां वहां बेरोजगारों को लेकर आंदोलन करने की बात कहकर बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव भी जा रहे थे, जहां पर उनको एक जगह गिरफ्तार भी किया गया था दोस्तों। और ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुजरात के अंदर चुनावी दौरे के बीच वडोदरा एयरपोर्ट पर गुजरात में पिछले 36 दिनों से आंदोलन कर रहे राजस्थान के बेरोजगारों से मुलाकात की है। राजस्थान के बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव को उन्होंने बुलाया और उनसे इस पूरे मामले पर जानकारी इकट्ठा की गई दोस्तों। मुलाकात किया उन्होंने, सर्किट हाउस पर 4 बजे उन्होंने बुलाकर मुलाकात की है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी गुजरात में कोई भी बीजेपी को मौका नहीं देना चाहती है दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस पार्टी राजस्थान मॉडल को लागू करने के लिए गुजरात में जनता के बीच में जा रही है और इसीलिए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बेरोजगारों के समूह से मुलाकात करके उनको आश्वासन देकर इस मामले को थोड़े दिनों के लिए और टालने की कोशिश की और कहीं ना कहीं इस मामले पर समाधान भी मुख्यमंत्री ढूंढेंगे, ऐसी उम्मीद बेरोजगारों ने भी की है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं इसे ही राजस्थान मॉडल कहा जा सकता है, जहां पर बेरोजगारों की मांग को राजस्थान के मुख्यमंत्री सुन रहे हैं दोस्तों, खुद से बुलाकर उनसे बातचीत कर रहे हैं। आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट का, जहां पर बीजेपी ने छुट्टी वाले दिन नामांकन की मांग की थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बीजेपी को इंकार कर दिया। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का हवाला देते हुए बीजेपी ने 12 नवंबर को छुट्टी के दिन भी नामांकन भरने की छूट मांगी थी। उस दिन दूसरे और चौथे शनिवार की छुट्टी के नियम के तहत नामांकन नहीं भरे जा सकते दोस्तों, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह जानकारी स्पष्ट कर दी है। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा के आदमपुर विधानसभा चुनाव में 15,000 वोटों से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को शिकस्त का सामना करना पड़ा था, जिसमें जबरदस्त दम लगाया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को पूरा मोबिलाइज किया था, लेकिन अंतोगत्वा रिजल्ट वही हुआ जो अमूमन आदमपुर की विधानसभा में देखने को मिलता है कि बिश्नोई परिवार के व्यक्ति को फिर से जनता ने चुनकर विधानसभा में भेज दिया है और एक बार फिर से हुड्डा अगले ही दिन एक्टिव हो गए और इस बार दोस्तों वो हिमाचल प्रदेश की दिशा में पहुंच गए हैं, जहां पर उन्होंने मनाली में जाकर डोर टू डोर कैंपेन किया, लोगों से मुलाकात की और उनसे कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट देने की अपील की गई। वहीं आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद की कांग्रेस पार्टी की तारीफ को लेकर दिग्विजय सिंह ने भी जबरदस्त तरीके से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस छोड़ने की क्या वजह थी, हमें समझ में नहीं आई। अगर वो कांग्रेस पार्टी के समर्थन कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की बातें कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, बीजेपी को शिकस्त दे सकती है, तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। गुलाम नबी आजाद ने दोस्तों एक दिन पहले दावा किया था कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी के जीत के बहुत ज्यादा चांस है, बीजेपी को जबरदस्त शिकस्त दे सकती है कांग्रेस पार्टी। अचानक से उनके मूड में बदलाव के बाद अब दिग्विजय सिंह ने भी निशाना साधा है। वहीं पर क्या बीजेपी के ट्रैप में फंस गए हैं? असदुद्दीन ओवैसी एनडीटीवी से बात करते हुए आरजेडी के सांसद मनोज झा ने यह बयान दिया है दोस्तों। आरजेडी के नेता मनोज झा ने गोपालगंज सीट पर उनके उम्मीदवार के 1794 वोट से चुनाव हारने के बाद कहा कि हमारे सिटिंग एमएलए की मौत हो गई थी, जिसके कारण हमने अपना उम्मीदवार उतारा था। सिंपैथी वोट के कारण भी हम आसानी से चुनाव जीत सकते थे, लेकिन 20,000 वोट काटकर हमारा नुकसान किया गया और 1794 वोट से आरजेडी चुनाव हार गई, बीजेपी को फायदा मिल गया। इसके बाद उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को लेकर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि ओवैसी बीजेपी के ट्रैप में फंस चुके हैं। वहीं पर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल बड़ी लहर का दावा कर रहे हैं गुजरात के अंदर, लेकिन अरविंद केजरीवाल की रैली में पहुंची महिलाओं से जब मीडिया वालों ने पूछा कि आप क्यों इस रैली में आई है, किस नेता की रैली में आई है, तो उनमें से किसी को पता ही नहीं था कि अरविंद केजरीवाल की रैली चल रही है। तो आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों कि इन महिलाओं का बयान देना और आम आदमी पार्टी के नेता के पास से हवाला के पैसे बरामद होना, उन सभी चीजों का एक लिंक है। आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं लिखकर जरूर बताएगा। एक और बड़ी खबर की माने तो महाराष्ट्र में 104 आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया है, कई पुलिस अधिकारियों को मुंबई से बाहर ट्रांसफर किया गया दोस्तों। वहीं पर कन्हैया कुमार गुजरात में कांग्रेस पार्टी का मोर्चा संभाल रहे हैं। उन्होंने भाजपा और आम आदमी पार्टी को एक ही टीम बताया, कहा ए टीम बी टीम नहीं है बल्कि एक ही टीम है। पीएम
मोदी और केजरीवाल के वैचारिक कोई भेदभाव नहीं है। इन्होंने आपस में एक ही विचारधारा अपना रखी है और इसीलिए इनको ए टीम और बी टीम कहने का कोई मतलब नहीं है, बल्कि ये दोनों एक ही टीम है, क्योंकि जिनकी विचारधारा अलग नहीं है वो अलग पार्टी कैसे हो सकती है। वहीं पर जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी को क्या अंधेरे में रखा हुआ है। हिमाचल प्रदेश बीजेपी के बागी नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन के दौरान जो बातें कही है दोस्तों, ये इसी और संकेत दे रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की स्थिति खराब है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को शायद बीजेपी के लोग अंधेरे में रख रहे हैं, खासकर हिमाचल प्रदेश बीजेपी के लोग। और जेपी नड्डा क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं बीजेपी के और हिमाचल प्रदेश में उनको बड़ी जिम्मेदारी भी मिली हुई है, लेकिन बागी नेता जेपी नड्डा से ही नाराज है दोस्तों। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी में ही कैसे एक दूसरे को गुमराह करने की चीजें चल रही हैं। एक और बड़ी खबर की माने तो हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने नया नारा दिया। उन्होंने कहा कि परिवर्तन के लिए हिमाचल के लाखों कर्मचारी हैं तैयार। कांग्रेस का 60, भाजपा का 8 यानी 68 सीटों के बंटवारे को इस तरीके से हिमाचल प्रदेश में नारे के तहत दिया गया है। वहीं पर लीज आवंटन केस मामले को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा गया कि इस याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकती, ये सुनवाई के योग्य नहीं है, जिस पर सोरेन बोले कहा सत्यमेव जयते। वहीं पर कोरोना काल में भी माला माल हो गए हिमाचल प्रदेश के एमएलए। दोबारा चुनाव लड़ रहे 49 विधायकों की संपत्ति 1167% बढ़ी है दोस्तों। 9 की प्रॉपर्टी में कमी आई है, लेकिन 49 विधायकों के तो समझिए बल्ले बल्ले हो गए, इतनी ज्यादा संपत्ति उन्होंने इकट्ठा कर ली है। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी अपनी सरकार की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उनको बताना भी चाहिए कि आखिर इन विधायकों की कैसे लॉटरी लगी है कि 1167% का इजाफा हो गया इनकी संपत्ति में। और दोस्तों तमिलनाडु में आरएसएस के रूट मार्च का विरोध, सत्तारूढ़ डीएमके से जुड़ी संस्थान वीसीके ने बांटी मनुस्मृति की 1 लाख प्रतियां और लोगों से इसे पढ़ने के लिए कहा गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने रविवार को तमिलनाडु के कुड्डालोर शहर में रूट मार्च किया दोस्तों, जबकि दक्षिण पंथी संगठन के इस कदम के विरोध में वीसीके ने लोगों के बीच मनुस्मृति को बांटा है। देखते हैं इस पर जनता की तरफ से क्या रिस्पांस दिया जाता है। और एक और बड़ी खबर यह दोस्तों कि मुन्नूगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद केटीआर बोले कहा बीजेपी को अपनी हार स्वीकार करने का साहस जुटाना चाहिए। उन्हें अब यह मान लेना चाहिए कि मुन्नूगढ़ विधानसभा उपचुनाव में उनकी जबरदस्त हार हुई है। आपको बता दें कि केटीआर की पार्टी टीआरएस ने तकरीबन 10,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीता है दोस्तों। वहीं पर कांग्रेस पार्टी के नेता उदित राज ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के फैसले पर उठाए सवाल, कहा सुप्रीम कोर्ट जातिवादी है, इसमें कोई शक नहीं है। कुल मिलाकर उनके इस बयान के बाद बीजेपी के लोग कांग्रेस पार्टी को ईडब्ल्यूएस आरक्षण विरोधी बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता उदित राज ने इस पर बयान स्पष्ट करते हुए कहा कि वो ईडब्ल्यूएस आरक्षण के विरोध में नहीं है, बल्कि ये सच्चाई है कि सुप्रीम कोर्ट जातिवादी है। अब देखते हैं दोस्तों इस मामले पर किस तरीके की राजनीति की जाती है। वहीं पर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में कांग्रेस पार्टी के 2 पदाधिकारी निष्कासित किए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विजय सिंह पुंडीर और रतिराम को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। वहीं पर आजम खान की विधायकी क्यों रद्द की गई, यूपी सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय ने समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की विधानसभा सदस्यता निरस्त किए जाने के मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। बता दें कि आजम खान को बीते दिनों स्थानीय अदालत ने हेट स्पीच के मामले में 3 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद आजम खान की विधानसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया। दोस्तों देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में जब ये जानकारी दी जाएगी क्यों सदस्यता रद्द की गई है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है। वहीं पर अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला है, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में याचिका रद्द कर दी गई है। वहीं पर नो रोड नो वोट धनसूरा के खिलोदिया गाँव के अंदर सड़क निर्माण नहीं होने को लेकर विरोध किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर रोड नहीं बनेगा तो वोट नहीं दिया जाएगा। वहीं पर आरिफ मोहम्मद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 2 मीडिया को जमकर फटकार लगाई है दोस्तों। मीडिया चैनलों पर भड़कते हुए उनको कहा कि गेट आउट। दरअसल आपको बता दें पूरा मामला इस प्रकार है, जहां पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान सोमवार को कोची में प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले 2 मीडिया चैनलों पर अपनी भड़ास निकालते नजर आए। दोनों चैनल का नाम लेकर उन्होंने कहा कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। इसके बाद उन्होंने इन दोनों चैनल के प्रतिनिधियों को कह दिया कि आप यहाँ से बाहर निकल जाइए। आरिफ ने केराली टीवी और मीडिया 1 टीवी न्यूज चैनल के प्रतिनिधियों से कहा कि आप लोग मेरे खिलाफ कैंपेन चलाते हैं, इसलिए मैं आपसे बात नहीं करना चाहूंगा। आरिफ मोहम्मद खान ने कोची में मीडिया से बात करते हुए इस तरीके का रवैया दिखाया दोस्तों। वहीं पर गुजरात में नरेंद्र मोदी को चुनौती देंगे क्या नीतीश कुमार, क्योंकि उन्होंने छोटू भाई बसावा की पार्टी बीटीपी पार्टी के साथ में गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया है। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय ट्राइबल पार्टी के बीच में अलायंस हो चुका है और ये दोनों पार्टी एक साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरेगी दोस्तों। वहीं पर बीजेपी के विधायक की बात को डॉक्टर ने इग्नोर कर दिया तो मिर्जापुर के अंदर भड़क गए नेताजी दल बल के साथ पहुंचे और अस्पताल में जबरदस्त हंगामा खड़ा करने लगे। वही अग्निपथ योजना के तहत 2021 में वायु सेना भर्ती परीक्षा देने वाले 6.34 लाख उम्मीदवारों को परेशानी में डाला गया दोस्तों। उनका रिजल्ट रोक दिया गया है। वायु सेना में एयरमैन एक्स और वाई समूह के भर्ती के लिए जुलाई 2021 में परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन परिणाम अब तक घोषित नहीं किए गए हैं। इस संबंध में एक उम्मीदवार को सूचना के अधिकार से जानकारी दी गई है कि उक्त परीक्षा के लिए 6,34,249 आवेदन प्राप्त हुए थे और परिणाम जारी करने की प्रक्रिया संविदा आधारित अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना
कोरोना के मद्देनजर रोक दी गई है। तो कुल मिलाकर इन सभी उम्मीदवारों को एक बार फिर से अधर में डाल दिया गया। दोस्तों एक और बड़ी खबर की माने तो कांग्रेस पार्टी के नेता अभिषेक मनु सिंघवी का बयान, कहा हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में है, लेकिन हम इसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने आर्टिकल 44 को लेकर भी अपनी टिप्पणी की है। साथ साथ आपको बता दें कि हरियाणा में फ्लॉप शो साबित हुआ भगवत मान का प्रचार, यानी हरियाणा में आदमपुर चुनाव के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान दोनों पहुंचे थे, लेकिन हुआ क्या हुआ ये दोस्तों की आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को नोटा से भी कम वोट मिले हैं, जमानत भी नहीं बची है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इन दोनों सीएम का किस तरीके से जनता ने स्वागत किया है। अगर आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो लिख कर बताएगा और इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना तो बिल्कुल भूलिएगा। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए क्या आपको खबरें पसंद आ रही है और किस तरीके का बदलाव आप लोग चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।